अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बच्चों, आज हमारा काम फिर से वही होगा कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की मदद से फोर्सेस को या एक्सेलरेशंस को किस तरह से मेजर किया जाता है। तो ये जो केस हम ले रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं या दो बॉडीज हैं। एक ये जिसकी मास है m1 और दूसरा ऑब्जेक्ट ये है या दूसरी बॉडी ये है जिसकी मास है m2। ठीक है, तो m1 एंड m2 हमारे पास दो बॉडीज हैं और मान लीजिए हमने इन पर एक फोर्स अप्लाई किया है हमने F किस पर, इस वाली बॉडी पर जिसका मास m1 है। तो अगर एक सरफेस है जो मैंने नीचे से यहां से दिखाई है, जिस सरफेस पर ये दोनों ऑब्जेक्ट्स या दोनों बॉडीज रखी गई हैं और हमें बताना है व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन देम। सबसे पहली बात, जब हम यहां से पुश करेंगे तो सिर्फ एक बॉडी, ना m1 या m2 सिर्फ यही मूव नहीं करेंगे, एक बॉडी m1 मूव नहीं करेगी बल्कि दोनों यानी m1 m2 साथ में मूव करेंगी। और जब ये दोनों ही मूव हो जाती हैं तो इनकी एक्सेलरेशन भी एक होती है। ऐसे मामले में हम क्या करते हैं, हम इसको सिंगल सिस्टम मान लेते हैं, यानी ये एक सिस्टम बन जाता है। तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन, इस सिस्टम की एक ही होगी तो आप निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन इज फोर्स डिवाइड बाय मास। तो उस सूरत में एक्सेलरेशन इज फोर्स, नेट फोर्स हमने इस पर क्या अप्लाई किया वो है F, तो डिवाइड बाय इसकी मास दैट इज इन सिस्टम की मास दैट इज m1 प्लस m2। लेकिन हम बिल्कुल डायरेक्टली इसको नहीं करेंगे फिर, क्योंकि बहुत सारे केसेस में हमें कुछ और भी चीज़ें पता लगानी होती हैं। फॉर एग्जांपल आपको बताया जाता है कि मान लीजिए जब आप फोर्स एफ अप्लाई करेंगे, किस पर आपने अप्लाई किया, ये आपने इस मास पर किया, इस बॉडी का मास क्या है वो m1 है। तो ये m1 फोर्स एक्सर्ट करेगा किस पर, पुश करेगा किसको, m2 को। मतलब जब m2 मूव करने लगेगा, m2 इस f की वजह से मूव नहीं करेगा, ये f डायरेक्टली m2 पर नहीं है बल्कि m2 को पुश कर रही है ये बॉडी, इस बॉडी की मास क्या है m1 है। तो लिहाजा हम इस तरह से कहेंगे कि अगर इस m1 ने इस m2 को पुश किया एक फोर्स है, और अगर वो फोर्स है सपोज n, मान लीजिए n डैश, अगर वो फोर्स है n डैश, तो वापस ये m2 जो है ये रिएक्ट करेगा, यानी m2 पर अब फोर्स कितना है n डैश। क्यों है n डैश, क्योंकि हमने F फोर्स अप्लाई किया किस पर, m1 पर। m1 ने पुश किया किसको, m2 को। लेकिन m1 ने जब m2 को पुश किया तो वो फोर्स जो एक्सर्ट होगा ऑन m2 सपोज दैट इज n डैश, तो m2 जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में वापस रिएक्ट करेगा और उसका रिएक्शन भी n डैश के बराबर ही होगा, n डैश। मैग्नीट्यूड में ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होंगे, एक्शन रिएक्शन टाइप होंगे, यानी यहाँ m2 पर फोर्स है m1 के जरिए n डैश, m2 ने वापस फोर्स एक्सर्ट किया कितना, n डैश। ठीक है ना। अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम, जिसको हम कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम यानी FDB, अगर हम इसका प्लॉट करें तो वो कुछ इस तरह से आएगा। हमें यहां पर बनाना होगा, इस तरह से हम दो बॉडीज को बनाएंगे। अब इसकी मास क्या है, इसकी मास है m1। तो अगर हम देखेंगे तो जो नीचे की तरफ इस पर फोर्स होगा, डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू इट्स वेट, वो होगा m1g, और इसका नॉर्मल रिएक्शन होगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड दैट इज n। अब ये दोनों फोर्सेस जो हैं अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इनका कोई ये फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है फॉर द हॉरिजॉन्टल मोशन। हमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन को स्टडी करना है, लिहाजा इन फोर्सेस की वजह से तो हॉरिजॉन्टल मोशन होगा ही नहीं, तो हॉरिजॉन्टल मोशन जो है वो इस F की वजह से होता है। ठीक है ना। अब इस चीज को हम अगर इस तरह से भी प्लॉट करना चाहें तो हम कहेंगे कि चलिए पहले हम देखते हैं कितना फोर्स है टोटल में, नेट फोर्स कितना है ऑन बॉडी ऑफ मास, शाबाश, m1। जिस बॉडी की मास है क्या, m1, उस पर फोर्स कितना है टोटल में। देखिए उस पर फोर्स ऑन m1, देखिए m1 पर आपने क्या फोर्स अप्लाई किया, यहां पर फिर से ये m1 है, यहां से फोर्स अप्लाई हो गया m1 पर F, लेकिन वापस भी एक फोर्स उस पर एग्जर्ट हो गया एंड दैट इज n डैश। ठीक है ना, n डैश। वो क्यों हो गया, क्योंकि जो m2 ने रिएक्ट किया वापस, तो जो उसका रिएक्शनरी फोर्स है
इस सरफेस पर m1 की सरफेस पर, तो वो है n डैश। तो लिहाजा m1 पर एक फोर्स F, ठीक है, और वापस n डैश। अब m1 पर एक फोर्स नीचे की तरफ भी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ऊपर की तरफ भी है, यानी इसका नॉर्मल रिएक्शन, लेकिन वो कंट्रीब्यूट ही नहीं करेगा हॉरिजॉन्टल मोशन में। तो लिहाजा हम कहेंगे कि नेट फोर्स ऑन m1 इज इक्वल टू, शाबाश, इस डायरेक्शन में F, मगर वापस n डैश। तो लिहाजा नेट फोर्स होगा F माइनस n डैश, ठीक है। इसी F माइनस n डैश की वजह से इस m1 में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जो नेट फोर्स बॉडी पर एक्सर्ट होता है वही होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स m1 पर कितना है, वो है F माइनस n डैश इज इक्वल टू, अब इस m1 का मास कितना है, वो तो m1 ही है, इनटू इसका एक्सेलरेशन, सपोज एक्सेलरेशन इज a, तो इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी दैट इज F माइनस n डैश डिवाइड बाई a, या फिर आप इस तरह से लिख सकते हैं F माइनस n डैश, यही इक्वेशन वापस लिखेंगे यहाँ पर, F माइनस n डैश इज इक्वल टू m1a, एंड वी विल कॉल इट इक्वेशन फर्स्ट। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब m2 पर जरा फोर्सेस देखते हैं। क्या m2 पर ये F डायरेक्टली आ गया? नहीं आ गया। तो m2 पर फोर्स एक्सर्ट किया किसने? m1 ने, इस डायरेक्शन में। हमने क्या माना वो फोर्स है? n डैश, ठीक है कि नहीं। तो लिहाजा क्या m2 पर वापसी पर कोई फोर्स है? बिल्कुल कोई फोर्स नहीं है, क्योंकि यहां फ्रिक्शन वगैरह उसका हम जिक्र नहीं करते हैं, हम कंसिडर करते हैं कि वो फोर्सेस एब्सेंट है। लेकिन जब हम यहां से फोर्स अप्लाई करेंगे, जो m1 इस पर फोर्स अप्लाई करेगा, इस तरह से वो एक्शन होगा इस पर, और वो है n डैश। और हम लिख सकते हैं, अब आप कहेंगे वापसी पर भी तो फोर्स है दूसरा n डैश, लेकिन वो m1 पर है। इस वक्त हम किस पर फोर्स निकाल रहे हैं? इस वक्त हम निकाल रहे हैं m2 पर। m2 पर एक डाउनवर्ड फोर्स होगा और उसका नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, लेकिन ये दोनों फोर्सेस जो है कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए। हॉरिजॉन्टल मोशन इनकी वजह से नहीं है, ये बैलेंस हो जाएंगे, तो खत्म, इनकी बात यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। फिर हमें देखना है कि इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर m2 मूव कर रहा है, तो वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में m2 पर कौन सा फोर्स है? वो है n डैश। ये जो n डैश वापसी पर है वो m1 पर है। किसके जरिए? m2 के जरिए। m2 ने रिएक्शनरी फोर्स, यानी एक, जब उस पर एक फोर्स एक्सर्ट किया गया इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, वहां पर रिएक्शन हो गया इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना, जिसको आप नॉर्मल रिएक्शन भी कहते हैं। तो यहां पर जो रिएक्शन हो रहा है वो m1 पर हो रहा है, तो वो है n डैश। लेकिन m1 पर इस डायरेक्शन में एक ही फोर्स है और वो है n डैश, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, वो उस पर एक्सर्ट किया है m1 ने। तो हम कहेंगे कि भाई यहां पर m2 के लिए, फॉर m2, तो m2 के लिए अगर हम देखें तो m2 ये है, अब इस पर एक ही फोर्स है और वो है n डैश, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो लिहाजा हम लिख सकते हैं फोर्स यानी n डैश इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज m2 इनटू a। अब यहां भी हमने a ही लिखा, m1 के साथ भी a ही लिखा, क्योंकि ये एक ही एक्सेलरेशन, जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे, इस पर कम ज्यादा फोर्स हो सकता है, उस पर कम फोर्स हो सकता है, फोर्सेस डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन एक्सेलरेशन इनमें, शाबाश, दोनों में एक ही आ जाएगा, क्योंकि एक यूनिट की तरह आगे बढ़ेंगे, शाबाश। तो ये आपका सेकंड इक्वेशन है। अगर आप सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को ऐड करते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, आपको क्या मिलेगा? शाबाश, यहां लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है? F माइनस एन डैश, यहां लेफ्ट हैंड साइड पर n डैश, तो ये माइनस एन डैश प्लस एन डैश कैंसिल, वहां पर क्या बचेगा? खाली F इज इक्वल टू F माइनस एन डैश इज इक्वल टू m1 इंटू a। तो यहाँ राइट हैंड साइड पर क्या है? m1a, यहाँ पर क्या है? m2a, तो राइट हैंड साइड पर आएगा m1a प्लस m2a। तो a अगर कॉमन निकाला जाए तो क्या निकलेगा हमें? a का वैल्यू, एक्सेलरेशन का वैल्यू हमें, हमारे पास क्या आएगा? मैं यहां पर लिखता हूं, एक्सेलरेशन का वैल्यू यहां पर आएगा F इज इक्वल टू, शाबाश, m कॉमन, सॉरी a कॉमन, हमें मिलेगा m1 प्लस m2 इंटू a। तो लिहाजा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट? F डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा इस पूरे सिस्टम में, वो एक ही एक्सेलरेशन है, वो इस डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में हमने F अप्लाई किया है, सिस्टम सारा उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और इस सिस्टम की एक्सेलरेशन है
यानी पूरे सिस्टम की एक एक्सेलरेशन है वो है F डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अब ये तो हमें पहले ही पता था, मैंने पहले ही आपको कहा कि इस पूरे सिस्टम की मास क्या है m1 प्लस m2। फोर्स कितना अप्लाई हुआ है F, एक्सेलरेशन क्या है A, फोर्स किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन होता है नेट फोर्स दैट इज F डिवाइड बाई टोटल मास दैट इज m1 प्लस m2। तो फिर हमने ऐसे क्यों नहीं लिखा, हमने डायरेक्टली क्यों नहीं लिखा कि इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, टोटल मास हो गया m1 प्लस m2। एक्सेलरेशन अगर A है, फोर्स F है, तो एक्सेलरेशन होना चाहिए नेट फोर्स यानी F डिवाइड बाई टोटल मास दैट इज m1 प्लस m2। तो आ गया। तो इतना करने की जरूरत क्या थी, क्योंकि कभी कभी हमें यहां पर इन दोनों के दरमियान जो नॉर्मल रिएक्शन है उसको मेजर करना होता है। मिसाल के तौर पर क्वेश्चन में आएगा फाइंड एक्सेलरेशन। जब आप देखेंगे कि ये एक ही सिस्टम है और एक सिस्टम का मतलब ये है कि दोनों पर एक इस तरह से फोर्स है और ये दोनों जुड़े हुए हैं, और जब हम एक को पुश करेंगे तो दोनों मूव करेंगे एक एक्सेलरेशन से एक डायरेक्शन में, तो इसका मतलब ये वन सिस्टम है। तो जब ये सिंगल सिस्टम होगा आप यकीनन इस तरीके से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, लेकिन कभी कभी ये होता है कि हमें बताना होता है व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन m1 एंड m2, यानी इस n डैश को हमने मेजर करना होता है। अब आप इस n डैश को कैसे मेजर करेंगे, अगर आप इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड निकालते हैं तब आप जाके, अगर आपको यहां पर एक्सेलरेशन का वैल्यू मिलता है, F का वैल्यू अगर पता है, m1 का पता है, m2 का पता है, जैसे आपने A निकाला उसको आप यहां पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, आपको n डैश मिल सकता है। यानी जब हमें नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक्स, जिनको हमने एक दूसरे के साथ रखा हुआ है ब्लॉक्स को, अगर इनके दरमियान नॉर्मल रिएक्शन को निकालना हो तो फिर हम इस मेथड से जाएंगे। वरना अगर हमें नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स निकालना ही नहीं हो, खाली एक्सेलरेशन निकालना हो, तब हम मान सकते हैं कि एक सिंगल सिस्टम है और डायरेक्टली कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज फोर्स डिवाइड बाई टोटल मास। ठीक है ना। तो ये सब करने की तभी जरूरत पड़ती है जब हमें एन डैश निकालना हो। ठीक है, आगे चलते हैं। मान लीजिए अब हमारे पास 3 ब्लॉक्स हैं। एक न्यूमेरिकल को मैं इस पर सॉल्व कर लेता हूं ताकि ये पता चले कि किस तरीके आसान हो जाए चीजें। ये हैं, अब 3 ब्लॉक्स हमारे पास है। एक ये है जिसका मास है m1, हाँ जी, एक ब्लॉक ये है जिसका मास है m1 और एक ब्लॉक ये है जिसका मास m2 है और एक ब्लॉक ये है जिसका मास m3 है। या फिर आप मान के चल सकते हैं कि मान लीजिए इसका मास है 2 kg, मैं यहाँ पर लिखूंगा 2 kg, और इस ब्लॉक का मान लीजिए मास है 3 kg और इसका मास मान लीजिए 4 kg। ठीक है, अब मान के चलते हैं कि हमने एक फोर्स F अप्लाई किया है और वो है 18 न्यूटन, और वो हमने इस तरह से इस डायरेक्शन में अप्लाई किया है। अब ये सारा सिस्टम चलेगा और ये भी ये वन सिस्टम होगा। ठीक है ना, लेकिन हमें क्या बताया गया है, हमें सपोज यहाँ अगर ये m1 जो है 2 kg, ये इस पर जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये किस पर फोर्स अप्लाई करेगा, इस थर्ड बॉडी पर। फिर वहां से फोर्स किस पर होगा, इस पर, सॉरी, जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे 18 न्यूटन का किस पर करेंगे, 2 kg पर। ये 2 kg किसको पुश करेगा, 3 kg को। 3 kg किसको पुश करेगा, 4 kg को। अब जो आपने फोर्स अप्लाई किया वो 2 kg पर किया, कितना किया, 18 न्यूटन। लेकिन क्या वो 18 न्यूटन इस 3 kg पर भी यानी दूसरी बॉडी पर भी अप्लाई हुआ, नहीं। फिर दूसरी बॉडी पर वही फोर्स एक्सर्ट हो गया जो इसको इस पहली बॉडी ने एक्सर्ट करवाया। 2 kg ने जो पुश किया 3 kg को, 3 kg पर उतना ही फोर्स है। सपोज हम उसका नाम रखेंगे N1। तो N1 क्या है, आप व्हाट इज N1? N1 इज द शाबाश फोर्स एक्सर्टेड ऑन व्हाट, दिस 3 kg। तो 3 kg वापस कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, 2 kg पर, अपोजिट डायरेक्शन में। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जो नॉर्मल रिएक्शन होगा इसका इस 2 kg पर वो इस तरह से होगा, शाबाश, वो भी N1 ही होगा लेकिन उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। ठीक है ना, शाबाश, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट ये होते हैं एक्शन एंड रिएक्शन, शाबाश। अब 3 kg जो है, 3 kg वाली बॉडी पुश करेगी 4 kg वाली बॉडी को।
ठीक है ना। तो लिहाजा ये 4 kgs वाली बॉडी पर भी फोर्स एक्सर्ट करेगी, सपोज दैट फोर्स इज N2, तो 4 kgs वाली बॉडी वापस इसको रिएक्ट करेगी एंड दैट विल बी ऑल्सो N2। ठीक है भाई। तो अब हमें क्या बताना है, हमें ये N1 भी निकालना है, N2 भी निकालना है, और इस पूरे सिस्टम में जो एक ही एक्सेलरेशन आती है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन दिस, ये एक्सेलरेशन भी हमें निकालनी है। तो हम कैसे करेंगे ये आप जरा देख लीजिए। सबसे पहली बात, अगर हम यहां वर्टिकल फोर्सेस को ले लेंगे, सपोज ये जो है 2 kgs, यहां पर m इंटू जी लिखेंगे, m का मतलब 2 kgs, g का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फिर इसको ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन आएगा, तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स, वर्टिकली अपवर्ड फोर्स, ये कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। इसकी वजह से, इन फोर्सेस की वजह से हॉरिजॉन्टल मोशन नहीं होगी। हॉरिजॉन्टल मोशन होगी सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्सेस हैं उनकी वजह से ही। ठीक है कि नहीं। तो लिहाजा हम क्या करने की कोशिश करेंगे इस वक्त, पहले हम ये जो बॉडी है 2 kgs वाली बॉडी, इस 2 kg वाली बॉडी पर हम देखेंगे कि टोटल फोर्स कितना है फोर्स ऑन 2 kgs। तो ये जो 2 kg वाली बॉडी है, चलो इसका FDB बनाते हैं, इसका फ्री डायग्राम बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो जो इसका FBD आएगा, फ्री बॉडी डायग्राम आएगा, तो फ्री बॉडी डायग्राम इसका ये आएगा कि यहां से हमने अप्लाई किया है, शाबाश, कितना इस पर 18 न्यूटन। ये वीडियो में दिखाई देता है, हाँ दिखाई देता है। ये 2 kgs वाली बॉडी है, इस पर एक फोर्स है यहाँ पर, कितना, शाबाश, वो है 18 न्यूटन। लेकिन इस पर एक और फोर्स है वापसी का, ये है रिएक्शन का, और वो है N1। तो इसका मतलब इस तरफ एक फोर्स है N1। अब आप कहेंगे इसका एक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, वेट, उसके लिए अपोजिट डायरेक्शन है, तो वो मैंने कहा वर्टिकल फोर्सेस होंगे और उनसे कोई फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स नहीं, ये मोशन नहीं होगी, और उनको हमें यहां पर कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं है। तो नेट फोर्स इस पर कितना है, नेट फोर्स किस पर, 2 kgs वाली बॉडी पर, नेट फोर्स ऑन 2 kg इज 18 न्यूटन माइनस N1, क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, और ये इस पर टोटल फोर्स है। तो फोर्स कितना, किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका मास क्या है 2 kgs, सपोज इसमें एक्सेलरेशन है a, तो लिहाजा ये बनेगा 18 माइनस N1 इज इक्वल टू 2a। ये हमें एक इक्वेशन मिली। अब 3 kgs वाली बॉडी पर नेट फोर्स देख लीजिए, शाबाश, नेट फोर्स ऑन 3 kg इज इक्वल टू, चलिए इसका भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। अगर हम इसका FBD देखेंगे तो ये जरा देख लीजिए, 3 kgs पर पहले एक फोर्स इस डायरेक्शन में है, और वो क्या है, वो है N1। ठीक है, लेकिन इस पर वापसी का भी एक फोर्स है, वो है N2, N1 माइनस N2। तो ये इसका नेट फोर्स है। लेकिन नेट फोर्स किसके बराबर होता है, फिर से लिखेंगे N1 माइनस N2 इज इक्वल टू, शाबाश, मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका मास क्या है 3, इसमें एक्सेलरेशन क्या है a। देखिए तीनों में एक ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, जब चलेगी तो साथ चलेगी, जो मूव करेगी तो एक साथ मूव करेंगी, ठीक है ना, तो इनका एक्सेलरेशन भी सेम ही होगा। तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब शाबाश अब हमारे पास एक और इक्वेशन आनी है, शाबाश, वो क्या है, वो है जब हम 4 kg वाली बॉडी पर फोर्स देखेंगे। जरा नेट फोर्स देखिए ऑन द बॉडी ऑफ 4 kgs मास, हम लिखेंगे यहां पर नेट फोर्स ऑन 4 kg। जरा बताइए 4 kg पर एक फोर्स क्या है, वो है N2। 4 kg पर जो फोर्स एक्सर्ट हो गया वो है N2। तो क्या इसका वापसी पर कोई फोर्स है, नहीं है। ये जो दूसरा N2 है ये तो 3 kgs वाली बॉडी पर है, 4 kg पर तो कोई फोर्स और नहीं है, इस पर सिर्फ एक फोर्स है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज N2। वो एक्सर्ट किया है इसने, किसने, जिसका मास 3 kgs है। सो हम लिखेंगे N2, शाबाश, इज इक्वल टू इसका मास दैट इज 4 इंटू इसकी एक्सेलरेशन a। तो हेयर N2 इज इक्वल टू 4a। दिस इज इक्वेशन 3। अब आप ऐड कीजिए, एडिंग फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब इनको ऐड करेंगे, जरा देख लीजिए आपको एडिशन में क्या मिलेगा, शाबाश। तो जब हम ऐड करेंगे तो यहां पर क्या है N2,
ये ऐड हो जाएगा और ये ऐड हो जाएगा, यानी सारी ये तीन लेफ्ट हैंड साइड जो है तीन इक्वेशंस की ऐड होंगी, इज इक्वल टू फिर राइट हैंड साइड पर जो भी है वो ऐड होगा। तो जब हम एडिंग लिखेंगे तो यहां पर आएगा n2 लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन प्लस लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन में पहले हम लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज 18 माइनस n1, फिर सेकंड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड प्लस शाबाश n1 माइनस n2 प्लस थर्ड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड वो क्या है n2 इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन का राइट हैंड साइड दैट इज 2a, सेकंड इक्वेशन का राइट हैंड साइड दैट इज 3a प्लस शाबाश थर्ड इक्वेशन का राइट हैंड साइड दैट इज 4a। क्या ये सारा आपके इसमें आ गया? हाँ, दैट इज 4a। ठीक, तो ये आपकी अब फाइनल इक्वेशन है। अब इसमें देख लीजिए आप, ये n1 और n1 कैंसिल होते हैं, n2 एंड n2 कैंसिल होते हैं, आपका यहां पर बचता है 18 इज इक्वल टू 9a। ठीक है ना, ये 7 प्लस 2 दैट इज 9, ठीक है ना, 9a। सो a इज इक्वल टू व्हाट, 18 डिवाइड बाय 9 एंड व्हाट इज दैट, दैट इज 2। तो आपका एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर हम फिर से इसको एक सिस्टम मानते हैं, जरा टोटल मास बताइए कितनी है, 2 प्लस 3 प्लस 4 दैट इज 9, टोटल फोर्स कितना है 18, एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, फिर एक्सेलरेशन होना चाहिए फोर्स बाय मास एंड टोटल मास, एंड फोर्स कितना है 18, टोटल मास है 9, एक्सेलरेशन आ गया 2। तो फिर इतना क्यों करना था, क्योंकि फिर से हमें n1 n2 निकालना था। अगर हम n1 और n2 निकालेंगे, आप देख लीजिए n2 का यहाँ पर वैल्यू आपको पता है 4a, तो अब आपका n2 निकलेगा, n2 इज इक्वल टू 4 इंटू a इज 2, दैट मीन्स n2 इज इक्वल टू 8 न्यूटन्स। ये n2 का वैल्यू है। इसी तरह से आप a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए दूसरी या पहली इक्वेशन में, आपको n1 का भी वैल्यू निकलेगा। तो दरअसल हम इस तरह से एक एक बॉडी करके निकाल लेते हैं ताकि हम ये जो बीच वाले नॉर्मल रिएक्शंस हैं बिटवीन द बॉडीज इनको निकाल सके। वरना अगर हमें खाली एक्सेलरेशन निकालना हो और हम जानते हो कि ये एक ही सिस्टम है, तब हम टोटल फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास निकालकर एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, अगर हमें खाली एक्सेलरेशन निकालना हो। लेकिन जब हमें बिटवीन द बॉडीज नॉर्मल रिएक्शंस निकालनी हो तो इनको स्टेप वाइज करना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। तो ये भी एक तरीका है आपका ये। अच्छा, अब एक और केस आता है हमारे पास, अगर दो ब्लॉक्स एक दूसरे के ऊपर हो लाइक दिस, मतलब ये आपका एक ब्लॉक है और इसके ऊपर एक ब्लॉक है, ये चलिए मैं ये दूसरे वीडियो में कर लेता हूं।